तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आप लोग देख रहे होंगे कि आप वर्चुअल स्क्रीन से हम दोनों को वर्चुअली बात करते हुए देख रहे हैं। मजबूरी ये हो गई है कि भाई हमारे जो डॉक्टर साहब है उन दिनों जाते, ये ऐसे इंसान हैं जिनके पास मुसीबत नहीं आती, ये मुसीबत की तरफ चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमसे बात कर रहे हैं समंदर के पार से, जहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है, उसके आसपास एक देश पड़ता है जिसका नाम है दुबई। डॉक्टर साहब दुबई गए थे इंजॉय करने, कुछ ज्यादा इंजॉयमेंट चल रही है। और आज जो वीडियो होने वाली है इसी बारे में होने वाली है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या है ये सारी वॉर, और क्या हमारे ट्रम्प आई स्टार्टेड द वॉर बट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्या हुआ ये। डॉक्टर साहब पहले आप बताइए यार, एक बात बताइए, आपको पता है मकान मालिक साहब का बोल रहे थे कि 1 साल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जो रेंट एग्रीमेंट होता है, तो उन्होंने बोला कि रेंट एग्रीमेंट दोबारा बना लेते हैं। मैं बोला कि रुक जाओ, अब कितने का बनाना है पता नहीं चल रहा, वो बंदा दुबई में अटका हुआ है। ठीक है तो आप बताओ क्या हो रहा है। हुआ ये कि मेरे घर, मतलब मैं जाने भी नहीं वाला था, मेरी फैमिली ने कहा चलते हैं थोड़ा घूम घाम के आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, घूम घाम के आते हैं। घूम तो गए काम नहीं हो पा रहा, वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो हुआ ये था कि हमारा प्लान था कुछ ही दिन, मतलब 4-5 दिन का ही प्लान था। 27 तारीख को बढ़िया हम लोग सब इकट्ठा हुए, 26 तारीख को 26 तारीख को इकट्ठा हुए। मेरे ख्याल से 27 को ही न्यूज आ गई कि ये ऐसा हो गया है। मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था, मैं कहा ठीक है हो रहा है। अगले ही दिन इधर पे आसमान में जो देखने मिला है, मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आती है कि हजरात इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर इसलिए हम लोग ने कहा हम तो टच में है ही, बात कर रहे हैं भाई क्या आएगा कब आएगा, मेरे पास कोई जवाब है नहीं। तो लकीली सिचुएशन उतनी खराब है नहीं, और कभी भी हुई नहीं थी। फ्लाइट्स भी खुल रही हैं जल्द ही। वी विल बी बैक इन अ कैफे टॉकिंग अबाउट साइंस, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, what we are, where we are। क्यों ये काफी स्कैरी सिचुएशन हो सकती है एक्चुअली। मतलब हम दोनों की रोज कॉन्वर्सेशन यही होती है कि यार हम क्या एक वर्ल्ड वॉर उभरता हुआ देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। क्योंकि पैरेलल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो एनीवेज, सो टुडे फॉर अ चेंज सुफियान, म्यूजिक स्टार्ट करो भाई। यस तो बाय द वे जितने भी लोग आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये मैंने डॉक्टर साहब को बोला यार कि देखिए बात सारी ये है कि इंसान का बेसिक नेचर होता है, उसको बहुत इंटरेस्ट आता है कंट्रोवर्सीज में, वॉर्स में। साइंस क्यों पढ़नी है लोगों को यार, जीवन के बारे में क्यों जानना है लोगों को, है कि नहीं। तो हमने सोचा कि अगर देखिए एक हम थोड़े साइंटिफिक एस्पेक्ट में एक न्यूट्रल ग्राउंड पे लेके कुछ बातें करेंगे, अगर आपको ये सब पसंद आएगा तो बहुत से फाइल्स खुल चुकी है इस देश दुनिया में, उनके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले आज हम किसी आइलैंड की और किसी फाइल की बात नहीं कर रहे, आज हम शायद वहां तक पहुंच सकती है बातें। आज हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो वॉर चालू ये हुई है, एक न्यूट्रल ग्राउंड लेने की कोशिश करते हुए कि ये जो वॉर हुई है ये बेसिकली क्यों हो गई अचानक से, जबकि पहले वॉर रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब आप मुझे करेक्ट करिएगा, बोला गया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए पहले शायद जून में 2025 के अराउंड जब वॉर हुई थी 12-15 दिन की, उसमें डॉक्टर साहब वो ट्रम्प आगे बोलते हैं आई ऑब्लिगेटेड कंप्लीटली द न्यूक्लियर प्लान। यस, बट अगर ऑब्लिगेट I do not want my opponents to do better than me. Yeah, I know. There has to be only one bully and it's gonna be me. Yes, Nobody's gonna bully me. Yes, okay. Nobody is going to do that. तो अगर डॉक्टर साहब वो उस वक्त बॉम्बा कुछ तो उनका जो चील जैसा दिखता है वो उससे उन्होंने फेंक फाक के बम मार दिए थे और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को उन्होंने खराब कर दिया था, तो अब क्यों वॉर हुआ। और तभी क्यों हो रहा था जब पॉपा जो है इजराइल वो बात करना चाह रहा है कुछ। तो ये थोड़ी आप बताइए, आज की वीडियो कंट्रोवर्सी अगर पहुंच गई तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरा बस
मैं काली तख्ती पे सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि भाई काली कंट्रोवर्सी मेरे साथ होगी, क्योंकि क्या है कि रोमिंग ले रखा है और हाँ गवर्नमेंट की तरफ से ना नोटिफिकेशन आते हैं हाँ यहाँ की गवर्नमेंट, और यहाँ इंडिया वाला हाल नहीं है। मतलब इंडिया में भी डर तो है ही हाँ हाँ इतना, मुझे यहाँ का डर अलग है, यहाँ का डर अलग है। हाँ यहाँ लोग आपको ट्रैक भी कर लेंगे और आपको जेल डाल देंगे। फरारी तो जाएंगे। मिस इन्फॉर्मेशन हाँ हाँ वो मिस कहते हैं ना। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे हम। आई मीन यू नो अस, ग्राउंड वी ओनली रिपोर्टिंग हो टॉक रही है यहाँ अबाउट। पर, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है ऑडियंस। हमने बंदा भेज दिया है। खैर बहुत अजीब कुछ कुछ चीजें देखने मिली जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है, आपने कहा था कि 24-25 में जब यूएसए ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भेजे थे, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कुछ वीडियोस में, हाउ दे आर वेरी यूनिक एंड स्टेल्थी, उनको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे बाय रेडार। तो उन्होंने वो स्टेल्थ बॉम्बर्स भेज के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाई थी, क्योंकि उन्हें डर था, इजराइल को ये डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ यूएस और ईरान, सिर्फ ईरान और इजराइल, सिर्फ किसी 2 या 3 जगह की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो कहानी हम लेके जाते हैं एकदम पीछे, हम जाते हैं 1949 में। 1949 में क्या हुआ था कि एक्चुअली जब इजराइल बना था तो बहुत सारी कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रही थी, थोड़ा कंट्रोवर्शियली बना था। वहां पहले कोई ऐसा पर से कोई देश नहीं था, अंग्रेज उस जगह को छोड़ के चले गए, उसको एक नाम दे दिया वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें हम नहीं जाते। तो अंग्रेजों ने बहुत खराब किया है दुनिया में, बहुत अभी भी कर ही रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं ना। तो कंट्रोवर्सी फंसा के चले जाओ और लड़ने के लिए छोड़ दो, ताउम्र लड़ते रहो। और जिस एरिया में इजराइल है, मॉडर्न डे इजराइल है, वहां एक्चुअली अगर आप देखोगे एथनिकली मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, यहूदी भी रहते थे। जेरूसलम अगर आप देखेंगे जो आज इजराइल का कैपिटल है, वो दोनों के लिए एक मेजर हब है, मुस्लिम्स के लिए भी और जूस के लिए भी, इनफैक्ट क्रिश्चियंस के लिए भी, तीनों अब्राहमिक रिलीजन का वो सेंटर पॉइंट है। यस तो उस जगह पर अप अंटिल दिस पॉइंट किसी एक एंटिटी या किसी एक रिलीजन का क्लेम नहीं था, सब लोग ठीक ठाक रहते थे। मगर जब इजराइल बना थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा नहीं यही होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब भी कोई नई कंट्री बनती है या फिर जब भी कोई नई चीज बनती है, उसको एक्चुअली क्रेडिबिलिटी देते हैं आप जैसे, मेरे जैसे, सूफियान जैसे लोग, उस चीज को रिकॉग्नाइज करके कि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम इस कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पूरे अरब वर्ल्ड में एक्चुअली किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ज्यादातर लोगों ने नकार दिया था इजराइल को, ईरान ने नहीं किया था। आई नो। हाँ। तो बात यह है कि आप अभी ये समझ के देखिए कि जिस रीजन में किसी एक जगह, और वॉर भी हुई थी इस बात को लेकर, बाय द वे इजराइल जैसे ही बना था इमीडिएटली वॉर हुई थी और इजराइल इवेंचुअली जीत गया, इसलिए आज इजराइल है। तो जब 2 कंट्रीज इतने अच्छे दोस्त थे तो वो इस पॉइंट तक आ कैसे गए? फिर होता है 1979 में रेवोल्यूशन, जो ईरान में मोनार्की ही थी। मोनार्की में तब जो उनके लास्ट शाह थे वो शाह रेजा पहलावी या ऐसा कुछ पूरा नाम है उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। उन्हें हटाकर एक रिलीजियस लीडर सामने आते हैं जिनका नाम था आयतुल्ला खोमेनी। उनके सक्सेसर जिन्हें रिसेंटली मारा गया है उनका नाम था खमेनी, काफी सिमिलर है। मगर जो पहले रेवोल्यूशनरी लीडर थे उनका नाम था आयतुल्ला खोमेनी। तो वर्ल्ड वॉर 2 तक ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर थे उनको एक कदर से इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर माना जाता था। सिमिलरली एक और जो इब्राहिमिक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसमें ऑलरेडी एक पोप एग्जिस्ट करते हैं। मैं जुडाइज्म में श्योर नहीं हूं कि यहूदियों का लीडर कौन होता है, मगर खासकर ये इस्लामिक एक लीडर की जो है वो पोजीशन खाली थी और वो पोजीशन लेने की कोशिश की थी आयतुल्ला खोमेनी ने कि मैं दुनिया में सभी इस्लामिस्ट का एक तरीके से हेड बनना चाहता हूं, और इसलिए वो काफी प्रो इस्लामिक थे। तो क्या हो रहा था, अब तक जो इसराइल की जो कहानी जो हम स्किप कर चुके हैं, ये अब हम आ गए 1980। तो अब तक क्या हुआ है कि इसराइल के जो रिलेशन है उनके एथनिक
इस्लामिक पॉपुलेशन से वो खराब होते जा रहे थे। वो एक तरीके के समझौते पर आ नहीं पा रहे थे। मुस्लिम पॉपुलेशन चाहता था कि पैलेस्टाइन बने, फिलिस्तीन बने। इजराइल कहता था ऐसी कोई जगह है नहीं, ना कभी थी ना कभी होगी। उनके ऊपर कई सारे जुल्म भी हो रहे थे, उन्होंने रिटेलिएशन में उनके ऊपर भी कुछ जुल्म किए। तो बेसिकली इसराइल जब बना भी था तो इसराइल तो बाद में आया ना, थे तो वहां पे फलस्तीनियन थी पहले। मैप हम जब देखते तो फलस्तीनियन थे। जैसा मैंने कहा कि वहां पर जो था क्या था वो उतना मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है कि अब जो है काफी लोगों ने इस चीज को एक सिग्निफिकेंस दे दिया है, इस देश को रिकॉग्नाइज करके। हाँ, अब तो है। हाँ। ठीक है, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनका तो पूरा आयरन डोम है। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो है ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही है जो सुलझ जानी चाहिए थी। हाँ। मगर वो कभी नहीं आ पाया। उसको बढ़ाया गया। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि अनफॉर्चुनेटली आप जब भी ऐसे किसी सिचुएशन में रहते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन का सोल्यूशन आइडियली ये रहता है कि दोनों साइड्स थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लें। जब दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज करने रेडी नहीं होते हैं, और ऐसा दोनों तरफ ने किया है, काफी अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिलिस्तीन भी रहा है, काफी अनकॉम्प्रोमाइजिंग इजराइल भी रहा है। मगर अब तो पूरा ही है। अब तो पूरा ही अल्टीमेट, दोनों ही है। और अल्टीमेटली ये हुआ कि अब रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक ये दोनों एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये किसी भी समझौते पर नहीं आ पा रही हैं, झगड़ा होना तय, तो वो तो होता रहेगा, वो तो होता ही रहेगा। अब सही गलत के बहुत आगे बढ़ गई है बात। सही गलत के बहुत आगे बढ़ गई है। अब ये है कि वो तो कोई दूसरा साइड एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे। लेकिन जैसा हमारी कंट्री में जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो गई या फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, उन्होंने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए इजराइल को एज ए स्टेट। जितना मैंने पढ़ा था कि एज ए इजराइल कभी तो यस, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तो पूरा वो है, लेक्चर है जब उसमें संबोधित करते हुए कह रहे थे वो। क्योंकि और इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पर इजराइल बनाया था, काइंड ऑफ उसी आइडियोलॉजिकल बेसिस पर इंडिया बट के पाकिस्तान बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। हाँ, बिल्कुल। और अब आप देखिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक अखंड भारत बनेगा, ये होगा वो होगा। बात ये कि बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ गई है बात। अब जब एक नेशन डिवाइड हो चुका है, वो जब एक पर्टिकुलर आइडिया को लेकर चलना चाहता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके बीच में कोई मिडिल ग्राउंड रह नहीं गया। और जितना टाइम गुजरते जाएगा, ये घाव या फिर ये डिफरेंस बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि जो 19 जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि जो 1947 के आसपास जो लोग पाकिस्तान में थे, हो सकता है उनके कई सारे रूट्स इंडिया में हैं, मगर अब जेनरेशंस ऑफ लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वहीं का खाना खाया है, वहीं उसी जमीन पे रहे हैं, उसी जमीन पे चले हैं, वहां की हवा खाते हैं। अब उनकी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी बहुत स्ट्रांग होते जा रही है। अगर ऐसे इंसान को आप जाके बोलो कि तुम इंडियन हो, वो कैसे मानेगा? वही अगर अमेरिका कल इधर आके हमें मान लीजिए इन्वेड करके कहता है कि ये अमेरिका है, आपको मुझे मानने में दिक्कत होगी, बिकॉज इट इज नॉट। मैं तो बोल दूंगा कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? हम कहते तू क्या है? तो हो जाएगा। एनीवेज, तो जैसा मैंने कहा, ये तो खैर बहुत कंट्रोवर्सी और ये सब वाली बात हो गई। मुद्दा ये था कि अब हम आ गए 1980 पे, और आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा यार ये जो पैलेस्टीन लोगों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं अब इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आई विल सपोर्ट द क्लेम फॉर पैलेस्टाइन। और ऐसे ही बहुत सारे इस्लामिक कॉजेज उन्होंने ओवर द टर्म लिए हैं। हम ज्यादा डिट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहीं पर रहेंगे। तो इसमें यह हुआ था कि जब ईरान में आयतुल्लाह आए, उन्हें धीरे धीरे वर्ल्ड ने आइसोलेट करना शुरू किया। पहले तो ट्रेड सैंक्शंस लगे, ये लगे वो लगे, और इवेंचुअली रिलेशनशिप खराब ही हुई। इजराइल बेसिकली ईरान पे दबाव इंटरनेशनली बनाने की कोशिश की गई कि आप वापस से थोड़ा सा वेस्टर्न फ्रेंडली हो जाओ, या मॉडर्नाइज हो जाओ, ताकि लोग मतलब हम आपके साथ वार्तालाप कर सके। मगर वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। ईरान ने कहा भाई हम जो हैं हम वही हैं, ठीक है। अब ईरान ने क्या करना शुरू किया अराउंड द 1990s एंड टुवर्ड्स द 2000s। देखिए, इंटरनेशनल लॉ नाम की एक चीज होती है, शायद बहुत लोग अवेयर नहीं होंगे। क्या है ट्रम्प भी नहीं है आजकल।
मान लीजिए Greenland is mine. Greenland is ours. I will. International law is not American law. It Yeah. does not apply to me. हाँ. What I want, I get. That is how I work. तो इंटरनेशनल लॉ नाम की चीज रहती है, उसमें ये रहता है कि आप जैसे कि मान लीजिए मैं एक कंट्री हूँ, मेरा जो भी नाम है, मैं व्योम ही हूँ, सूफियान एक कंट्री है। मान लीजिए मुझे सूफियान से कोई दिक्कत है, अगर कल मैंने जाके कुछ भी ऐसा किया जिससे डायरेक्टली मैं सूफियान के काम में अड़ंगा ला रहा हूं, तो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और वॉर मॉडर्न डे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने सूफियान पे अटैक किया, सूफियान ने मेरे पे अटैक किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इवेंचुअली कोई एक जीता। नहीं, सूफियान का एक दोस्त है अभिषेक दीक्षित। अभिषेक दीक्षित ने कहा क्या व्योम तेरे को अटैक कर रहा है? आई डिक्लेयर वॉर ऑन व्योम। व्योम का दोस्त है अंकित कुमार। अंकित कुमार कहता है यार व्योम और मैंने 20 साल पहले ट्रीटी साइन की थी, वी आर अ पार्ट ऑफ द व्योम व्हाटएवर Vyom.brick. Yes. व्योम अंकित पीस ट्रीटी। तो अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं वॉर ऑन सूफियान एंड अभिषेक दीक्षित। अब मान लीजिए कि सूफियान और अभिषेक दीक्षित दोनों बिलोंग करते किसी दूसरी ट्रीटी को, ये लोग एक दूसरे को, तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होके बहुत स्पाइरल हो जाती है। और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। मैं आपको थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर किया एक कंट्री पे, उनके सपोर्ट में फ्रांस था तो फ्रांस आ गया। फिर इन्होंने उस पर हमला किया, फ्रांस और रशिया की ट्रीटी थी तो रशिया फ्रांस की तरफ आ गया। ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया। तो मॉडर्न वॉरफेयर उतना सिंपल अब रहा नहीं है। लोग एक दूसरे के उसमें, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ चलता है चलीबिलिटी। नहीं, यहाँ चलता है चलीबिलिटी। भाई ने बोला चलने का तो चल दो, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं है। एक पे वॉर, एक पे वही ना, नेटो में यही तो है कि किसी एक पे लग गया तो भैया पूरा सारे कंट्रीज लड़ेंगे अब। और क्योंकि ईरान डायरेक्टली अगर करता तो शायद वो थोड़े मुश्किल में आ जाता है और इंटरनेशनली बदनाम भी होता, शायद बड़े लोगों से पंगा ले लेता ना चाहते हुए भी। उसने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया और इसमें कई लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं। बात यह है कि वॉरफेयर इज वॉरफेयर, है ना। अगर इजराइल ने भी लोगों के ऊपर जुल्म किए, अगर आप रिटेलिएट करते हो तो ऐसा नहीं है, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। तो ईरान ने क्या करना शुरू किया, हिजबुल्ला, हमास, ऐसे लोगों को फिर वेपन्स देना शुरू किए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर रहा था ईरान। फिर इनिशियली उससे पहले चालू तो इजराइल, देखो मेरी बात ये है, सिंपल सी बात है कि बढ़ावा कर, पहले मैं ये चीज को नहीं समझ पाता, आप मुझे समझाइएगा कि एक स्टेट को किसी ने लाके बोल दिया तुम स्टेट हो, वो लड़ाई चालू होती है। सबसे पहले बुनियाद वही थी कि वहां पे पीस आ जाए, भैया बैलेंस में दुनिया एक साथ जी सकती है, को एग्जिस्टेंस अलाउ करता है, क्वांटम मैकेनिक्स भी सुपर इम्पोजिशन अलाउ करती है, सब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मगर तुम अगर अपने आप को बोलोगे मैं ही सही हूं, मेरा हिस्सा ये है, तो बाय डिफॉल्ट इसको कोई सपोर्ट करना आएगा ना। कोई जुल्म तो होने लगा किसी और के साथ, मतलब इसको अगर इस वे में देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि पहली गलती किसकी, हमें नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो बातें कर रहे हो ये सब इनिशियल फेजेस में अगर होती तो सॉर्ट हो जाता, तो सॉर्ट हो जाता। अब क्या हो गया है कि पहले तो रिकग्निशन नहीं मिला, फिर वॉर हुआ, वॉर जीत गया कोई एक कंट्री, जो कि आप कह रहे हो कंट्री नहीं है, उसने आपको तो हरा दिया बॉस, है ना। तो अब आप कैसे किसी उनका क्लेम डिनाई कर सकते हो? तो आपको किसने हराया? क्या आपके ही लोग ने हराया या किसी और एंटिटी ने हराया? और कई सारे लोगों ने, इनफ लोगों ने इजराइल को सपोर्ट करके उसे एक कंट्री का आइडेंटिटी दे दी कि आप एक कंट्री हो। इवेंचुअली हर कोई एग्री कर गया था। और ऐसा नहीं है कि वो इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों पे जुल्म ही करते आ रही है। बात ये थी कि दोनों साइड अग्री नहीं कर रहे थे। और आप कह सकते हो कि पहले इजराइल ने हमला किया, इजराइल तो यही कहेगा कि पहले इन्होंने हमला किया, मगर बात यह है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग पीसफुल दोनों लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जगह उसे सिर्फ और जाहिर सी बात है। इसमें तो बहुत कंट्रोवर्सी है कि जैसे अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उस पे इतने केसेस चल रहे हैं, जिसमें मैंने बात भी पढ़ी थी। और नेतन्याहू बाय द वे अपने खुद के देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर है नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है, शायद डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कि जब तक कंट्री वॉर में रहेगी तब तक उस पर कोई केस नहीं चलेगा।
और वो वॉर पे ही असिस्टेंट आदमी, वो पिछले 2.5-3 साल से किसी को भी बोल रहा है तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मारेंगे। गाजा में बहाना बनाया और मारते ही चला गया, एग्जाम्पल लो। तो ये तो चीजें बहुत ज्यादा ही उसने मतलब देखा जाए तो। ये क्या लगता है आपको, ये क्यों हो रहा है? इनको बाय द वे मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है डॉक्टर साहब। अभी धीरे धीरे रात पता चलेगा आप लोगों को। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत सोचता हूँ कि इतना कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बात ये है कि इजराइल कोस्टल कंट्री है, तो वो ट्रेड राउट्स कंट्रोल करता है, उसका इन्फ्लुएंस है वहां पर। मान लीजिए जिन लोग जो एक्टर्स हैं जिनका ट्रेड में थोड़ा बहुत हाथ है, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज है, क्योंकि उनका मतलब वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वो ट्रेड में ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इजराइल आपके लिए कोई भी जंग नहीं चाहता है, कोई भी चाहकर जंग करेगा नहीं। बात ये कि कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। अगर क्या ये पक्का लगता है अभी तुम्हें, ये अभी भी ऐसी बात है? क्योंकि अभी तो जैसा हमें दिख रहा है, चाह के वॉर छेड़ी गई है। ईरान ने पहले हमला नहीं किया था, आया उस पे हमला। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो अगेन ये क्या है कि ये रीसेंसी बायस है। हाँ, ये भी बात सही है। ये रीसेंसी बायस है, ये रीसेंसी बायस है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 1990s में और रिसेंटली भी जितने भी रिलीजियन या फिर रिलीजियसली चार्ज्ड रेजिस्टेंट मूवमेंट्स थे, जैसे हजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, यमन में हूथी हो गए, उनको ईरान ने डायरेक्टली सपोर्ट किया है, जो कि किसी भी कंट्री का करना सही नहीं है। बिल्कुल, यही क्रिटिसिज्म हम पाकिस्तान पर भी डालते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये कोई मतलब नहीं है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि XYZ अटैक टेररिस्ट ने किया, मगर कई सारे केसेस में ये प्रूव हुआ है कि एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड थे ये सारे लोग। शायद पूरी तरह से ना हो, शायद एक ही सेक्टर ऑफ, शायद सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस या सिर्फ आपकी मिलिट्री या फिर सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस या मिलिट्री का एक छोटा सा हिस्सा इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हो, मगर कर तो रहा था। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक गांधी जी क्या बोले हैं यार, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तुम लड़ाई की जंग के बदले जंग में आओगे तो ये बढ़ते ही जाएगी, आज तक बढ़ी रही है। ये जो उसने ईरान जैसा आप बता रहे हो, इतने सपोर्ट किया, उससे क्या हुआ? इवेंचुअली मर वही रहे लोग, इवेंचुअली वॉर एस्केलेटेड ही है, खत्म नहीं हो रही है। क्या पता पीसफुली सब निकल जाता सिचुएशन। दुनिया में बहुत जगह है यार जीने की, बहुत जगह है, पता है क्या है? बिल्कुल है, मगर क्या है, यहाँ पर कोई भी क्विट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, कोई भी बैक ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसलिए एक्चुअली कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि इवेंचुअली जब बात फिलिस्तीन या फिर जो हम कहते हैं गाजा वगैरह में बहुत खराब होने लग गई थी, और जब इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था, तो इनडायरेक्टली ईरान ने ही अपनी मिसाइल्स हमास को देकर इजराइल पे अटैक करवाया। किसी एक को तो बैक ऑफ करना पड़ेगा। बात यह है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आती है, कॉम्प्रोमाइज करना रहता है, लेकिन कोई भी इस सिचुएशन में पहला ये इंसान नहीं बनना चाहता जो कि who is the bigger man or the bigger woman or the bigger person, कि मैं भाई ठीक है, आपने जो किया अब मत करो, ऐसा नहीं। ये जो हाथ जोड़ के जो आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दोनों साइड्स नहीं करना चाहते हैं, कोई नहीं करना। तो ये इनएविटेबल सिचुएशन है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये आई नो। इंडेड, खास करके रिसेंट टाइम्स में अमेरिका ने बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीजें की हैं, बहुत। जैसे कि जब उनके ऊपर हमला हुआ था, जो 9/11 हुआ था, बहुत दुखद बात है भाई। और आप देखोगे कि मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो गया है। मॉडर्न वॉरफेयर में एक चीज रहती है कि मैं करंटली वॉर जोन में हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर से शायद इस मोमेंट भी मिसाइलें जा रही होंगी, मुझे नहीं पता, मगर मैं सेफ हूँ, सिविलियन है। यही जेनीवा कन्वेंशन है, जेनीवा ना, यही चीज अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच भी होगी, फॉर द मोस्ट पार्ट सिविलियन सेफ रहेंगे। डायरेक्ट सिविलियन पे हमला करना, पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ में एक वॉर क्राइम हो जाता है। यूजुअली खाली अरे आराम से जा। अच्छा अंकल यार, क्रॉल करके जा रहे। तो यूजुअली क्या होता है, ये एक वॉर क्राइम है। तो यूजुअली पहले मिलिट्रीज पर ही अटैक्स होते हैं सारे। आप फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, लीडरशिप पे अटैक होता है, ये होता है, मगर सिविलियंस पे हमला करना एक वॉर क्राइम है, जो वॉर के रेजोल्यूशन के बाद अगर आप विनिंग साइड भी हो, मगर आपने ये चीज की होगी
आपके ऊपर यूएन की तरफ से एक केस लग सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो मैं सेफ हूँ फिलहाल, है ना। तो ये एक अजीब चीज है। पहले जो हम सुनते थे ना कि यार औरतों के साथ जुल्म होंगे, आपकी सारी जमीनें हड़पी जाएंगी, ये पहले होता था, ये आजकल ऐसा होता नहीं है। तो 9/11 जो हुआ था, दिस इज एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात थी कि सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट किया गया था। आपने ना मिलिट्री को एंगेज किया, ना कोई कनेक्शन बनाया, ये इसलिए इसे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा गया था। और इसलिए रिस्पांस में अमेरिका ने कहा था कि वी विल हैव अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। मगर हमने क्या देखा, और इसको लेकर उस समय भी 9/11 ये 2011 में हुआ ना? 11 सॉरी 2001 सॉरी, हाँ 9/11 वाला वो वाला था, भूल गया नहीं हाँ, 2001 नहीं, मैंने भी शायद 2011 बोल दिया होगा गलती से। हाँ हाँ हाँ, तो 2001 में हुआ था 9 सितंबर 2001। तो उन्होंने इन रिस्पॉन्स वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एक तरीके से अपना टारगेट बनाया इराक को। मगर सबको पता था कि हाँ, सद्दाम हुसैन एक कंट्रोवर्शियल लीडर थे, सद्दाम हुसैन कई लोगों पर जुल्म भी करते थे, इस पे कोई शक नहीं है। मगर 9/11 के पीछे डायरेक्टली उनका हाथ था या नहीं पता नहीं। उन्हें निशाना बना के इराक एज अ कंट्री को निशाना बना के 10 लाख लोग मार दिए यार, 10 लाख लोग मार दिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनके पास। कहां से आया क्लेम? ये मिला ही नहीं। और 10 लाख मार दिए भाई। साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो मतलब सद्दाम हुसैन कई लोगों के लिए हीरो है, कई लोग के लिए विलन नंबर 1 है। ऐसा दूध का धुला इंसान तो वो नहीं था। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, पता है? नहीं, मतलब ये इसके लिए ये चीज कहना तो जायज है, क्योंकि इसने कई सारे किए हैं, अपने आसपास के लोगों पर किए हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड चीज है, ऐसी बात नहीं है। जिस कदर से वो पावर में आया था, ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल, इसके ऊपर तो पूरा वीडियो है यूट्यूब पर, आप जरूर देखिएगा। तो सद्दाम हुसैन ने बस एक बात कही थी, देखिए क्या होता है, अमेरिका अपनी पावर दुनिया में कैसे बना के रख रहा है। इसकी शुरुआत मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं, मगर इसमें एक मेन चीज ये कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर पे होता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैं कंट्री हूँ, सूफियान एक कंट्री है, अगर मुझे सूफियान का चावल चाहिए, सूफियान के कंट्री का मौसम बहुत अच्छा है, वहां पे चावल अच्छे से उगता है, मैं एक डेजर्ट कंट्री हूँ, यहाँ पर ज्यादा कुछ उगता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे थोड़ी फूड और ग्रेन सूफियान सप्लाई करे। मैं सूफियान को, मान लीजिए मेरे यहाँ करेंसी है रुपीस और सूफियान के उधर है पेसोस, मैं एक्चुअली हमारे बीच एक्सचेंज रुपीस और पेसोस में नहीं होगा, हमारे बीच एक्सचेंज होगा डॉलर्स में। ऐसे करके वो अपनी करेंसी की पावर बनाए रखता है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी सोर्स दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है ऑयल। ऑयल बहुत चीप है, मतलब अब हो गया है, काफी चीप है, काफी एफिशिएंट है, बहुत इजी टू यूज है, उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जिस भी कंट्री के पास ऑयल है वो खुद तो पावरफुल होगी, वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और अमेरिका के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने रियलाइज किया कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड ऑलरेडी डॉलर्स में हो रहा है, जो कि उन्होंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपने फेवर में ये चीज की थी। पहले इंटरनेशनल ट्रेड गोल्ड से होता था, मगर कई कंट्रीज ने कंप्लेन करना शुरू किया कि यार अगर हम ऐसे ही ट्रेड करते रहेंगे तो जिन कंट्रीज के पास ज्यादा कुछ है नहीं, वो तो गोल्ड दे दे के कंगाल हो जाएंगी। अमेरिका ने कहा भाई सिंपल सोल्यूशन, ट्रेड विल नाउ बी इन डॉलर्स। खैर ये हुआ। इसके बाद अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि अगर ट्रेड डॉलर में हो रहा है और सबको ऑयल की जरूरत है, तो जितना आप ऑयल कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास उतनी पावर रहेगी। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। वो ये है कि देश आपका है, लीडरशिप आपकी है, मगर टेक्नोलॉजी हमारी है, उसकी हैंडलिंग हमारी है, उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे सबसे ज्यादा वो हम हैं, उसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है वो भी हम हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। फिर कुछ देश थे जिनमें ईरान भी शामिल है, जिनमें इराक भी शामिल है, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि यार हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं, हम ये गेम नहीं खेलेंगे बॉस, हम तुम्हें ताकतवर बनाए, हम अपने आप को बनाएंगे भाई। विच इज फेयर, ऑब्वियसली फेयर। तो इराक, सद्दाम हुसैन ने कहा था कि बॉस मैं जो हूं, मैं अब अपना ऑयल पाउंड्स में बेचना शुरू करता हूं। यूएसए ने कहा
Just a second. You have weapon of Yes. mass destruction. Again मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इकलौता रीजन था, मगर ये कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ा थ्योरी है, रीजन सब। बहुत इसमें थ्योरी आती है, इसमें माना जाता है। कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इस चीज को विद इन यूएसए कई सारे फैक्शंस ने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम एक देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो शायद टेररिस्ट पाल रहा है, आपकी इंटेलिजेंस ये कहती है, हम ये मान लेते हैं, मगर पहली बात टेररिस्ट कहाँ है, हमें तो सद्दाम ही मिला। ठीक है, आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। बाय द वे मेरे ख्याल से आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि नया जो एटॉमिक ट्रीटी है उस हिसाब से कोई भी देश आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर अपने एटॉमिक वेपन्स टेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर रहा, तभी तो ये सारी खेल उसी की तो है। क्योंकि जब भी हाँ, किसी कंट्री के पास एटॉमिक बॉम्ब आ जाएगा, जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो भैया वो मगर बोलेगा तू इसमें क्या भी कहता है, मतलब बेसिकली। इसमें भी बात ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका के पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना गया, उनके पास तो स्टॉक पाइल पड़ी है। हाँ, और हजारों है, हजारों इंक्लूडिंग रशिया के पास भी बहुत सारी है। अब आप ये कह रहे हो कि हम हमें नहीं बना हमें सकते। हमें क्रिटिसाइज कर रहे आपने थे तो लोग, अपनी इंडिया को आपने तो क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, सोच के एग्जैक्टली देख। एट द एंड ऑफ द डे वॉर इज अ नंबर्स गेम। बिल्कुल। सिंपल मैथ्स है ये, और मैथ को और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं कि अगर हम अब आज भी हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, अमेरिका आज मेरे ख्याल से 27 या ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इवेंचुअली हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, इवेंचुअली अमेरिका के पास भी पैसे खत्म हो जाएंगे, मगर वो फिर भी एक जंग में ज्यादा लंबा खींच सकता है, जो हम नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, जो इसलिए कोई भी मैं बोलना कंट्री चाहता हूं कि आज के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हमारे सिचुएशन को देखिए, दुनिया में एआई आ रहा है और हमने कोर्स बनाया है एआई आसान भाषा में, जिसको आप जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन है उसको ज्वाइन कर लीजिए। एआई फ्यूचर है, हमें फ्यूचर बनाना है। डॉक्टर साहब कैरी ऑन। इंडीड तो इस डेवलपमेंट में आप भी रहिए, डायरेक्टली खुद को एनहांस कीजिए, देश तो फिर एनहांस हो ही जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे वॉर एक नंबर्स गेम है, और कैसे उस जमाने में इवन दो हम अमेरिका के खिलाफ थे, हमारी लीडरशिप बहुत स्मार्ट थी, बहुत प्रोफेशनल थी, उन्होंने काफी डिप्लोमेटिकली सिचुएशन कैसे ना कैसे संभाल ली, मगर यही चीज ईरान नहीं कर पाया, ना कि इराक कर पाया, और उसका उनको बहुत ही बड़ा एक जुर्माना भरना पड़ा था। और आज भी ये हो रहा है कि ईरान के पास एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑयल है, और कई लोगों का ये कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो इसेंशियली एट दिस पॉइंट इन टाइम इजराइल और ईरान के बीच में, यहाँ अमेरिका सिर्फ तेल के लिए आ रहा है। बिल्कुल। और एक और रीजन, इजराइल ने, मुझे जितना लगता है, देखो जितनी बात है ना, उनको पता है इंटेलिजेंस कितनी बड़ी चीज है। इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस दुनिया भर में ऐसे फैलाए, दुनिया भर की लीडरशिप को वो कंट्रोल बाय डिफॉल्ट, ऐसे लोग कहते हैं, कंट्रोल करते ही हैं। कितनी वीडियो आ जाएगी कि कितने अमेरिका में लोग बोल रहे हैं कि व्हाई वी आर फाइटिंग इन बिहाफ ऑफ इजराइल, हमें नहीं करना उनके लिए फाइट। ट्रम्प के मतलब हमारे जो लोग थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के लिए, आप जरूर न्यूज पढ़िए और देखिए कि यूएस कांग्रेस में फिलहाल क्या चल रहा है, कि ट्रम्प के खिलाफ कितनी सारी चीजें बोली जा रही हैं, ट्रम्प किस तरह धीरे धीरे कांग्रेस का सपोर्ट लूज कर रहा है, कैसे जिन लोगों ने उसको वोट किया था वही लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज मैं वॉर नहीं करूंगा, मुझे वोट दो। जब से आया है वॉर ही वॉर है, जब मन करता है ए भाई वेनेजुएला वाले इधर आओ, बात करनी है, अपना तेल रिजर्व कर लिया उसने ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में। वेनेजुएला में कंपैरेटिवली काफी रिसेंटली ऑयल मिला था, हाँ, काफी रिसेंटली कंपेयर्ड टू मिडिल ईस्ट और बाकी सारी कंट्रीज। तो वहां पर भी एक लीडर आए थे जिनका नाम शायद हुलियो सेजार चावेज था, वो भी काफी एंटी अमेरिका बन गए थे। वहां पर भी अमेरिका इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, लेकिन हुलियो सेजार के आने के बाद वो इन्फ्लुएंस पूरी तरह खत्म करने का एक प्रयास किया गया। इवेंचुअली हुलियो सीजर चावेज मर गए, और कई लोग कहते हैं कि उन्हें अमेरिकन एजेंट्स ने पॉइजन किया।
हालांकि एक ऑफिशियल बात बताओ यार, व्योम, लगता डॉक्यूमेंट। नहीं है कि जो भी चीज अमेरिका के अगेंस्ट आ गई है, मतलब वो टेररिस्ट बन गए हैं, वो खराब है? मुझे अमेरिका डिसाइड करेगा कि यस कौन सा यस। कंट्री सही है कौन सी नहीं, मैं तो ये लॉजिक समझ नहीं देखिए पाता हूँ, आज क्या भी मतलब है? आज भी आज भी आज भी आज भी आज भी एक देखो एक चीज जरूर है, और वो ये है कि अमेरिका दुनिया में एक फ्लैग बेरर फॉर डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करता है। हम्म। हम्म। अच्छी बात है, अगर आप वाकई इस चीज में बिलीव करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम हिस्ट्री देखते हैं। उसने ये इराक में करने की कोशिश की, कच्चा पक्का सक्सेस। अफगानिस्तान से भगाया अफगानिस्तान, गया वो तो गया, अब कुछ कच्चा नहीं हुआ। पक्का हाँ। सक्सेस। हाँ। कच्चा मतलब कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। इनफैक्ट वो जैसे ही गए 11 दिन के अंदर हम्म। जिस रेजिम के खिलाफ वो झगड़ रहे थे वो ही इतने सालों से। रेजिम आ हाँ। गए। हाँ। ठीक है। हम्म। फिर अब वही चीज उन्होंने ईरान में भी करने की कोशिश की हम्म। है, तो एज एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसका हम सब हिस्सा है, हमें आवाज उठाना तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम इस चीज पर सवाल तो करना चाहिए कि जो कंट्री हम्म। इतनी बार ये चीज करने में फेल हो गई है, बाय द वे वियतनाम में भी फेल हुई थी हम्म। ऑल द वे बैक इन 1974। और आप पापा हो दुनिया को बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं एग्जैक्टली है? एग्जैक्टली ये देखिए, हम मैं मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि फिलहाल तो हम सब सेफ हैं, लेकिन हम किस कदर की एक दुनिया में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। क्योंकि जिन लोगों ने हिस्ट्री में ध्यान दिया होगा उन्हें याद होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के समय हम्म। भी एक यूएन जैसी एक एंटिटी एग्जिस्ट करती थी, जिसको बनाया ही गया था कि जो वर्ल्ड वॉर वन में हुआ वो वापस ना हो। हम्म। और 20 साल के अंदर हम्म। दूसरा वर्ल्ड वॉर आ हम्म। गया था, हम्म। है ना, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही है? अरे क्यों क्यों एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी होने के बाद भी हम इस तरह की बुलिंग को रोक नहीं पा रहे हैं? मुझे इसलिए टेस्ला हमेशा याद आता है। टेस्ला, हमने वीडियो भी बनाई थी, टेस्ला ने क्या बोला था। देखो, बात सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जब तक एक ताकतवर है एक कमजोर है, ये वॉर होते रहेगी। ताकतवर कभी भी जाएगा, अपने आप को बाप बताएगा, किसी को भी थप्पड़ वप्पड़ मार के कर देगा। टेस्ला ने कहा था कि भैया मैं तुम्हें दूंगा डेथ रेस, हर कंट्री के पास होगी, कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती। और सही में टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, एटॉमिक बॉम्ब इज एक्चुअली अ वेपन ऑफ पीस। और अगर हर कंट्री के पास, अगर ये आज एटॉमिक बॉम्ब हो जाए, जिसका मैं बाय द वे अब धीरे धीरे करके कंफ्लिक्ट देख देख के लग रहा है सपोर्ट कर रहा हूं कि भैया अगर हर कंट्री के पास होगा तो कोई देश किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया के पास भी है ना। तुम कैसे कह देते हो कि तुम कंट्रोल नहीं कर, तुमने ही फोड़ा है सबसे पहला बम। तुम कंट्रोल करके बेसिकली उनके जियो पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियंस पे दबाव बनाना चाहते हो, जिससे कि तुम अपना फायदा निकालते रहो, तेल वेल का जो भी है। तुम बहाना बोलते हो, तुम वहां पे अटैक करते हो, बोलते हो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मार के आ जाते हो। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है। मेरा ये है कि इस दुनिया को, अगर मैं पर्सनली, अगर इस दुनिया में पीस लाना है, अब तो पीस तभी आ सकता है, दो कंडीशन है। सारे के सारी दुनिया एक साथ अपना एटॉमिक बॉम्ब वो कर दे, रिसोन फेंक दे और बोले हम नहीं बनाएंगे, और बस उससे न्यूक्लियर पावर से अपना बिजली जलाएंगे, या फिर सबके पास आने। टेस्ला की बात है, संपूर्ण विनाश के डर से ही दुनिया में क्या नाम है अब शांति आ सकती है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, मगर संपूर्ण विनाश हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर टू में नहीं, हर देश के पास अगर होगा तो फिर, हाँ, हर देश के पास हो तो लोग करेंगे नहीं। हर देश के पास है, हर देश के पास है, फिर भी हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली नहीं, ईरान के पास नहीं है ना। ईरान के पास जैसे एटॉमिक बॉम्ब आएगा, सबको पता है कि कंप्लीट डोमिनेंस किसी भी वे में अमेरिका की दादागिरी चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकते फिर उसका तुम। लेकिन फिर वो किसी और का दादा बन जाएगा फिर वो ईरान की दीवार बुली करेगा। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक और एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो हर किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी टांग अड़ा ही देता है इवेंचुअली, जिसका नाम है रशिया, जिसके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं बहुत ज्यादा और इवेंचुअली क्या होता है, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में अब तक कम से कम हमने ये पैटर्न देखा है कि एक साइड को अमेरिका सपोर्ट करता है, दूसरे साइड को रशिया सपोर्ट करता है। अगर वाकई इन दोनों को एक दूसरे का भय है कि इन दोनों के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, ये कोई भी किसी के भी ऊपर फोड़ सकता है, तो ये फालतू की एक्सरसाइज क्यों की जा रही है फिर? क्योंकि हर बार एक तरफ अमेरिका आ जाता है, एक तरफ रशिया आ जाता है। अभी वापस से जब ये वॉर डिक्लेयर हुआ था तो एटलीस्ट मुंह से तो दोनों देशों ने बयान दिया था कि वो ईरान के सपोर्ट में है ना। चाइना ने भी दिया था, रशिया ने भी दिया था, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या है कि एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पिछले जो 100-150 साल रहे हैं, रादर पिछले 60-70 साल में कहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स आ गए थे, उसमें तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था।
हम एक बहुत कियोटिक दुनिया में रहते थे और हमने और हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो खैर नहीं, बट हमने और हमारे पेरेंट्स ने एक बहुत पीसफुल पीरियड देखा है। शायद जो ह्यूमंस का एक डिफॉल्ट जो नेचर है वो थोड़ा केयोटिक है, अरे जिससे है तो हम जानवर वाकिफ ही, नहीं है, है तो जानवर ही हम लोग, होमो जिससे सेपियंस नहीं है। जो शायद हमने हमने उसका वो एक नेचर देखा नहीं है सोसाइटी का। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जो इतनी बड़ी दुनिया थी वो छोटी लगती है, क्योंकि कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये है वो है। कॉन्फ्लिक्ट भी अब बहुत जल्दी एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, धीरे पूरा कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंट्स, ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बड़े हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो मे बी हमें शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 2026 में जो दुनिया खत्म है। जो 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 वो डायलॉग सुना उसका, महीना तो जो अल्लाह हमारे बताएगा यार, लेकिन 27 दिन लगेगा। महीना तो अल्लाह बताएगा। जो लोग डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो कि ईरान ने कुछ हद तक तो किया है, कुछ हद तक तो किया है, तो ऐसे लोगों पर क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? और सिमिलरली जिस कदर की बुलिंग इजराइल ने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर की है, बात यह है कि ये आर्ग्यूमेंट एक ही वे अप्लाई होता है, दूसरे वे में अप्लाई नहीं हो रहा। वही तो दिक्कत है ना। अगर हम कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के बेसिस मैं ये पर बोलता हूँ, ईरान क्या ट्रस्टवर्दी नहीं है, अमेरिका का बम गिराया जाना इराक पे टेररिज्म नहीं था? हम उसको टेररिज्म नहीं बोल सकते, दुनिया में नहीं बोल रहे। 10 लाख मार दिए उसने भाई। व्हाई वी आर नॉट एबल टू से दैट अमेरिका डिड टेररिज्म? एंड इवन चलो ठीक है, इफ इट वाजंट टेररिज्म, इफ अमेरिका वाज डिफेंडिंग इट्स राइट्स, नहीं मैं तो जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि वॉर हुए या नहीं हुए, अगर आप विनिंग पार्टी भी होगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको कम से कम वॉर क्राइम्स के लिए जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। वो भी नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं तो ये एक, तो मैं ये कह रहा था कि हमें शायद ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारे बाप दादा कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल, इसलिए तो बोलो अभी जो है सबसे बड़ी लाठी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे अच्छे वेपन्स, सबसे एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा अमेरिका के पास है। जब तो तक ईरान कब तक कर पाएगा? भी उनकी, देखो ईरान का जितना मैं समझ पाता हूँ, ईरान ने अपने प्रॉक्सी जितने भी जो कंट्रीज थे, आसपास के जो कंट्रीज थे, उसमें अमेरिका के बेसिस पे निशान लगाया, ताकि वहां की गल्फ कंट्रीज को बोले, देख भैया मैं तेरे यहाँ पे तबाही मचा रहा हूँ। तेरे बोले दुबई में शायद उनके ईरान के एक्स के हैंडल से आया था कि वी आर लोअरिंग द प्राइस ऑफ होटल इन दुबई। so to make every मतलब होटल अफोर्डेबल बना दे। वो मेरे होटल का नहीं हुआ, मेरे होटल का नहीं हुआ। तो ये करके वो इनडायरेक्टली तो अमेरिका पे प्रेशर बनाएगा कि भैया देखो छोड़ दो। अब तो मुझे लगता है ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना ही रहा होगा, लेकिन नहीं देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पर आता है प्लॉट ट्विस्ट। हमने एक सॉरी कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे निकल के आए हैं कि सऊदी अरब में और 2-3 कंट्रीज में जो ड्रोन गिरे हैं वो ईरान के थे भी नहीं, इजराइल ने मारे। ये बोलने के ईरान ने मारे ताकि वो भी वॉर में कूदे। कैसे पता? बात ये है कि कैसे पता? वो मिसाइल ड्रोन तो फूट गए, उनको अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, अगर आपको कुछ मिल गया मलबे में जो प्रूफ कर दे कि भाई ये इजराइल का था, तो आप इजराइल का कुछ करो। बात ये है कि क्या मिडिल ईस्ट नेशंस बहुत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर डिपेंडेंट है, बहुत है। जैसे कि सऊदी अरेबिया की पूरी एयरफोर्स, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम, सब कुछ अमेरिकन मेड और अमेरिकन सप्लाइड है। तो अगर ये लोग इजराइल के खिलाफ गए तो इनको अमेरिका रोक देगा। जो कि बात ये है कि एक्चुअली मामला यहाँ पर गर्म बहुत समय से है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं, जो बाहर पूरी तरह से बाहर नहीं आई, क्योंकि इस रीजन में थोड़ी सी सीक्रेसी चलती है, और वो लोग एक्सेप्ट भी इसलिए करते हैं कि कम से कम यूएई की गवर्नमेंट बहुत रिलायबल है। अरे बिल्कुल यार, बाकी जैसे भी हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आप मक्का गए हो तो आप सऊदी की गवर्नमेंट का आपने देखा है कि ठीक है, शायद उनके वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनली एक इससे अलाइन नहीं करते होंगे, बट इन्होंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। बिल्कुल, इन्होंने कभी ईरान ने भी इनफैक्ट पहले इस बार वॉर चालू नहीं की, मारा नहीं है किसी को। वहां पे आके उनको लगा, ईरान का भी इस बार देखा जाए, वो अपने रूल, जैसे दुबई का देखो, मैं खान सर की वीडियो देख रहा था, खान सर ने इतना अच्छा बताया कि दुबई में ऐसा अटैक हुआ,
ये सब चीजें हो रही है। दुबई ने सबके लिए बोल दिया कि मेरे भाई एक काम करो, तुम रहो जितने दिन तक बंद है, लेकिन मैं तुम्हें क्या नाम है इसका पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा जब तक ये सॉर्ट ना हो जाए। यहाँ हमारे देश में जब ये इतना खतरनाक टेररिज्म अटैक हुआ था पहलगाम में, जब नाम पूछ के मारा गया था, मजहब पूछ के मारा गया था, उसमें एयरलाइंस की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो किस वे में दोनों, वे खान सर ने बहुत अच्छा कंपेयर किया था, अगर आप लोग देख रहे हो देखना, तो वो बहुत अलग चीज की बात थी। और यहाँ पर और इसलिए मतलब ये सीक्रेसी लोग टॉलरेट करते हैं, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये मामला काफी टाइम से गर्म हो रहा था, तो कई सारे जो मिडिल ईस्ट नेशंस हैं वो दोनों, इजराइल और अमेरिका दोनों को कह रहे थे कि आप प्लीज ये चीज ना मत करिएगा। हाँ। आप ये जो आप डायरेक्ट एक्शन का आप सोच रहे हो, आप प्लीज इसमें इंडल्ज मत करिए, क्योंकि क्या है ये इवेंचुअली स्पिल होकर सबको अफेक्ट करेगा और नेगेटिवली ही करेगा। मगर किसी ने ये बात सुनी नहीं है, आई गेस ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी तो देखो ये वीडियो हमारे दोस्तों, ये हम एक डिस्कशन वाले, हम तो ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसे चिंतन करते हैं। ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसका दूसरा पार्ट सेम व्योम साहब अगर होपफुली इंडिया आ गए तो हम बना देंगे। वरना एक ये चीज था कि हमारे जो व्यूज है जो चल रहे हैं कंडीशन पे, न्यूट्रल ग्राउंड पर हम एक बात करने की कोशिश कर रहे, डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में ना, देखिए बहुत अच्छा एक डायलॉग था 12th फेल में कि मजहब, नाम, रंग, रूप, नेशनलिटी का इस्तेमाल करके लोग बढ़ते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं ताकि ताकतवर लोग उसका इस्तेमाल कर सके। हमें वो ऐसा नहीं करना है, हमें मजहब, धर्म, जात, नेशनलिटी के ऊपर नहीं करना है, हमें बात करनी है एक न्यूट्रल ग्राउंड रख के, एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आएगी, अगर आपको लगता है कि हमें सही में बात करनी चाहिए, आपको पसंद है कि हम जो बात करें आपको सुनना है, तो आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद बहुत सारी फाइल्स खुली गई हैं जिसपे शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और जो लिंक है उस पर हम बात कर सकते हैं। आई यू ऑल नो द एप्स्टाइन फाइल, लेकिन अगर आप बोलेंगे तभी, वरना ये सिलसिला हम इसी वीडियो के बाद खत्म कर देंगे। तो हम आई गेस खत्म करते हैं इस वीडियो को। आज बहुत अच्छा डिस्कशन लगा, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं इंडिया में शो। बाय द वे जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं 22 मार्च को मेरा शो इल्यूजन होने वाला है दिल्ली में, बहुत टिकट अच्छी बिक रही है, प्लीज आइएगा। इस शो के बाद मैं ऑल इंडिया टूर लगाऊंगा, बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। होपफुली वहां पे आके आप लोग मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत परे हूँ इन मजहबों और फिलोसफीज के परे हूँ। मैं सबके बीच में मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि दुनिया ने हर चीज को ना मोतियों में बांट दिया है, इंडिविजुअल हो गए। मैं तो धागा हूँ यार, मैं मोती को जोड़ के माला बनाऊंगा। मैं बहुत खुश रहता हूँ जिंदगी में। तो अभी हम मिलते जल्दी। मैं भी सेम धन्यवाद, जय हिंद।